हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की आज एक क्लास में लेकर के आया हूं और यहां से आपका सारा रिवीजन मैं करवा दूंगा। और आप सबको क्या करना है कि सारी वीडियोस को जो है आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसको पूरा ध्यान से देखेंगे और देखिए शुरू से चीज़ों को जो है रिवाइज करते हुए चलते हैं। सबसे पहले देखिए हमने क्या लेके आया है। जो फर्स्ट पार्ट आपका है, देखिए पहले क्या है हमारा, यहाँ से हम पढ़ेंगे आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम। तो देखिए क्या दिया हुआ है आपका, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होती है, इसको बोलते हैं हम लोग। देखिए क्या दिया हुआ है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ applied science that studies behaves of the physical bodies under the influence of force or displacement. It lays the foundation for many engineering disciplines by the analyzing and pre-directing how object the system respond to external influences. देखिए एक लाइन में बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहती है कि यहाँ पर पहली बात हम डिस्कस करेंगे रिजिड बॉडी के बारे में। हम डिस्कस करेंगे आपको रिजिड बॉडी के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? तो बात करेंगे हम रिजिड बॉडी के बारे में। और चलिए देखते हैं, एक बार आपको मैं बताता हूँ क्या चीज़ हैं। देखिए अब यहां से मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या होता है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में। सारी बातें मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए पहला टर्म था हमारा था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये क्या होता है? इसमें हम दो चीजों की स्टडी करेंगे। पहली चीज कि यहां पर जो बॉडी होगी वो होगी रिजिड बॉडी, जो बॉडी होगी वो होगी रिजिड बॉडी। और दूसरी बात ध्यान रखेंगे यहां से कि रिजिड बॉडी पर लगने वाले फोर्स, इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा, इस पर लगने वाले फोर्स और इसके साथ जब फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा। देन वी कैन से दैट कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ, engineering mechanics is the branch of engineering science in which we study about the force acting on rigid body and their effect. किसी रिजिड बॉडी पर लगने वाले फोर्स और उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन करना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहलाती है। अब इसके साथ आप ध्यान ये रखेंगे कि इसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। अगर मान लो हमने बात की रिजिड बॉडी की, तो आप ये बताओ रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी क्या होती है? दृढ़ पिंड बोलते हैं उसको, दृढ़ पिंड। तो रिजिड बॉडी क्या होती है? तो आप बताएंगे ऐसी बॉडी जिस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए तो इसके शेप और साइज में, इसके शेप और साइज में कोई चेंज नहीं आता। देयर इज नो डिफॉर्मेशन, कोई चेंज नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, इस टाइप की बॉडी को आप क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी कहेंगे। अब ध्यान ये रखिएगा, कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि रिजिड बॉडी क्या होती है। तो आप बताएंगे ऐसे बॉडी जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए तो उसके शेप और साइज में कोई चेंज ना आए, ऐसी बॉडी को बोलते हैं रिजिड बॉडी। एग्जांपल क्या याद रखेंगे इसमें? याद रख लीजिएगा, वॉल, बीम, कॉलम, सिलेंडर पिस्टन, सिलेंडर पिस्टन ईटीसी। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है रिजिड बॉडी के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है इसके कितने ब्रांचेस हैं। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, अगर हम बात करते हैं यहाँ से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिएगा। अगर मैं बात करता हूँ ब्रांचेस की तो इसकी देखिए दो ब्रांच होती हैं। फर्स्ट हमारा हो जाएगा आपका स्टैटिक्स और सेकेंड वन इज डायनामिक्स।
फर्स्ट हो जाएगा हमारा स्टैटिक्स, सेकंड हो जाएगा डायनामिक्स। इसको बोलते हैं स्थैतिक या स्थैतिकी, इसको बोलेंगे स्थैतिकी। और दूसरा क्या है, गतिकी, गतिकी। ये ध्यान रखेंगे, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। डायनामिक्स को फर्दर डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में, तो एक हो जाएगा हमारा काइनेटिक्स, काइनेटिक्स, एंड सेकंड वन इज काइनामेटिक्स, काइनामेटिक्स। ये ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा, अगर कोई बॉडी, कोई रिजिड बॉडी है जो कि रेस्ट कंडीशन में है, जो कि रुकी हुई है, और इस पर कोई फोर्स काम कर रहा है, कोई बल काम कर रहा है, तो इस पर लगने वाले बल और इसके प्रभाव के बारे में अध्ययन करना स्टैटिक्स कहलाता है। तो इसमें किसकी स्टडी करेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी, force acting on rigid body and their effect, and their effect। साथ में क्या लिखेंगे, एट रेस्ट पोजीशन या एट रेस्ट। कोई बॉडी रुकी हुई है, रेस्ट कंडीशन में है, तो उस पर लगने वाले फोर्स और उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन करना स्टैटिक्स कहलाता है। सिमिलरली यहां बात करेंगे डायनेमिक्स की, तो डायनेमिक्स को हमने फर्दर डिवाइड किया है दो पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज द काइनेटिक्स, सेकंड वन इज द काइनामेटिक्स। इसमें किसकी स्टडी करेंगे हम लोग, यहां पर स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ फोर्सेस, स्टडी ऑफ फोर्सेस and their effect, their effect with knowing the cause of motion, cause of motion। यहां पर डिस्कस करेंगे हम लोग कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, कोई बॉडी गति अवस्था में है, तो उस पर लगने वाले फोर्स और उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है, इसके साथ साथ हमें ये जानना है कि इसका कॉज क्या है, किस कारण से ये फोर्स डेवलप हुआ है, किस कारण से ये बॉडी मोशन में आई है, हम इसके कॉज के बारे में स्टडी करते हैं। और दूसरा यहां पर हमारा हो जाएगा स्टडी ऑफ फोर्सेस and their effect, and their effect without knowing the cause of motion, cause of motion। ये चार चीजें आपसे पूछी जाती हैं। एक पूरा कंप्लीट पार्ट हो गया, क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो आप बताएंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इंजीनियरिंग साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें किसी बॉडी पर या किसी रिजिड बॉडी पर लगने वाले फोर्स और उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब इसकी दो ब्रांचेस मिली, एक मिली आपकी स्टैटिक्स, दूसरा मिली डायनेमिक्स। डायनेमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया हमने, एक मिला आपका काइनेटिक्स, दूसरा मिला काइनामेटिक्स। स्टैटिक्स में क्या होगा कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस पर लगने वाले फोर्स और उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन करना स्टैटिक्स कहलाता है। और दूसरा हमारा है काइनेटिक्स। इसमें क्या करेंगे, अगर कोई रिजिड बॉडी मोशन में है, गति अवस्था में है, तो उस पर लगने वाले फोर्स और उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन करना काइनेटिक्स कहलाता है। लेकिन साथ में ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो बॉडी किस वजह से मोशन में आई है, उसके कॉज के अबाउट स्टडी करते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना, किस कारण से ये मोशन आया इसके बारे में स्टडी नहीं करते हैं, बस इसके प्रभाव के बारे में स्टडी करेंगे। तो मे बी कि ये बात समझ में आई होगी। और आइए चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर और देखिए क्या है नेक्स्ट हमारा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें, देखिए दो तरह की क्वांटिटी होती है, आपने पढ़ी होगी, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, इसको बोलते हैं हम लोग मूल राशियां। मूल राशियां ये क्या होती हैं, ऐसी राशियां
जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी क्वांटिटी जो किसी और के द्वारा डिराइव नहीं होती हैं, बल्कि ये खुद अपनी प्योर फॉर्म में होती हैं, अपनी ओरिजिनल स्टेट में होती हैं। इसमें कौन कौन से हैं आपको टोटल 7 याद रखने हैं मूल राशियों में, जिनमें से एक आपको मिल जाएगा मास, द्रव्यमान, दूसरा मिलेगा लेंथ, लंबाई, तीसरा मिलेगा टाइम, समय, तीसरा मिलेगा आपको इलेक्ट्रिक करंट, इसको बोलते हैं धारा, विद्युत धारा, अगला मिलेगा आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता। इसके बाद हमारा मिलेगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एक है हमारा टेम्परेचर। ये तुरंत आपके साथ हैं, तो याद रखिएगा, इसको हम डिनोट करते हैं मास को, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, इसकी यूनिट बन जाएगी किलोग्राम। डिनोट करते हैं इसको हम लोग डायमेंशन फॉर्मूले याद रखेंगे, एम से डिनोट करते हैं। लेंथ हमारी हो जाएगी मीटर में, और इसको डिनोट करेंगे एल से। अगला हमारा है टाइम, तो टाइम को सेकेंड में मापेंगे, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा टी। नेक्स्ट हमारा है यहां से इलेक्ट्रिक करंट, इसको बोलते हैं एम्पियर, और इसको डिनोट करेंगे ए से। नेक्स्ट हमारा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं कैंडिला, सीडी लिखते हैं इसको, सीडी। और हमारा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको बोलते हैं मोल, इसका यूनिट हो जाएगी मोल, इसको मोल ही लिखा जाता है, मोल। और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा टेम्परेचर का हो जाएगा हमारा केल्विन। अब इसको दो तरह से लिखते हैं, या तो के लिख दीजिए, या फिर इसको कहीं हम लोग थीटा भी बनाते हैं, थीटा, ध्यान रखेंगे। ये रहा हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके जस्ट बाद। देखिए, 2 तरह की राशियां हैं, एक आपको मिलेंगे स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी मिलेगी आपको वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं अदिश राशि, और दूसरी हमारी है सदिश राशि। चलिए, आप जानते हैं कि ऐसी राशि जिसको मापने के लिए, जिसको मेजरमेंट करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, दिशा की नहीं, डायरेक्शन की नहीं। इसमें क्या मिलेगा, केवल मैग्नीट्यूड मिलेगा। क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा, केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। अब यहां पर केवल मैग्नीट्यूड है, तो कुछ एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे, इसमें क्या क्या हो सकता है। इसमें याद रखेंगे हमारा मास का मतलब द्रव्यमान याद रखेंगे, टाइम, अगला याद रखेंगे आप डिस्टेंस, नेक्स्ट ध्यान रखेंगे इसकी स्पीड, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा वर्क, नेक्स्ट पावर, एनर्जी, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सब चीजें हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट हमारा है वेक्टर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड
प्लस डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी क्वांटिटी को हम सदिश राशि या फिर वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल पे क्या ध्यान रखेंगे, इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर को फॉलो करे। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर को फॉलो करे। अगर ये तीन, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, उस जिसके पास डायरेक्शन हो और साथ में ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता हो, तो वह क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कही जाती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें एक एग्जांपल और ऐड कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करती। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए इसमें चलते हैं एग्जांपल। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, दूसरी हो जाएगी इससे बनी वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन, और याद रखिएगा फोर्स के बाद आप ध्यान रख सकते हैं मोमेंट। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सब याद रखेंगे आप, ये सब हैं वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, एक बार जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम, और अब इसके बाद डिस्कस करते हैं हम फोर्स के बारे में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। फोर्स क्या है, बल क्या है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात हम बात करते हैं, तो फोर्स के बारे में डिस्कस करें, तो आप जानते हैं कि न्यूटन के 3 लॉ हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से फोर्स की डेफिनेशन मिलती है। कहाँ से मिलती है, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से फोर्स की डेफिनेशन मिलती है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अनटिल और अनलेस, जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसे डिस्टर्ब ना किया जाए, उसे डिस्प्लेस ना किया जाए। ठीक है, तो वहीं से देखिए ये वाला कंसेप्ट निकल कर आया है। तो याद क्या रखना है इसमें, आपको याद रखना है कि फोर्स डेफिनिशन इज derived from न्यूटन फर्स्ट लॉ, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात यहां से, अगर इसके फॉर्मूले की बात करें, जिसका फॉर्मूला होता है आपका F इक्वल्स टू ma, आप जानते होंगे, इसको मैं बताऊंगा अभी कैसे आता है। ये फॉर्मूला आता है आपका न्यूटन के सेकंड लॉ से, तो याद रखेंगे फोर्स फॉर्मूला इज derived फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे चलते हैं जरा और बताता हूं आगे। देखिए ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं कि फोर्स है क्या। अगर फोर्स को डिफाइन किया जाए तो फर्स्ट लॉ ने क्या बताया था, ऐसी क्या बात बता दी जिससे हमने फोर्स को यहां से कंसीडर कर लिया। तो फोर्स कहता है कि फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल कॉज है, फोर्स बल एक ऐसा बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति अथवा दशा में परिवर्तन करता है या करने की कोशिश करता है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज दैट ट्राई टू चेंज आर tends to change the state of motion of body, either it can be at rest or in motion। चाहे बॉडी हमारी मोशन में हो या रेस्ट में हो, इन दोनों अवस्थाओं में अगर बॉडी रेस्ट में होगी तो उसको मोशन में लाने की ट्राई करता है, अगर बॉडी मोशन में है तो उसे रेस्ट में लाने की ट्राई करता है, और यहीं से एक टर्म आता है इनर्शिया कंसेप्ट। और बच्चों याद रखिएगा, जो इनर्शिया है वो डिपेंड करती है हमारी मास पर। जितना ज़्यादा मास होता जाएगा उतना ज़्यादा इनर्शिया बढ़ेगी। ठीक है, तो आइए जरा सा देखते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स की जरा फॉर्मूले को डेराइव कर लेते हैं। तो देखिए न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ये कहता है द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, मैं लिख दे रहा हूँ,
द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आप देखो यहां से अगर इसको हम देखें तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू मिल जाएगा k इंटू एफ। और आपको पता है कि यहां p क्या है, p इज द लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, रेखीय संवेग, ये ध्यान रखेंगे। तो यहां से अगर आप देखो तो हम जानते हैं लीनियर मोमेंटम होता है p बराबर m इंटू वी, p इज इक्वल टू m इंटू वी, ये होता है। तो अगर हम यहां से डिस्कस करें तो क्या मिल जाएगा, इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, d अपॉन डी टी यहां बन जाएगा m इंटू वी इज इक्वल टू k इंटू एफ, यह मिलेगा। m कांस्टेंट इसको बाहर कर लीजिए तो ये मिल जाएगा हमारा m dv अपॉन डी टी इज इक्वल टू k इंटू एफ। और आप जानते हैं कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहां से बन जाएगा m और ये बन गया a इज इक्वल टू k इंटू एफ। बच्चों यहां से अगर मैं ये मान लूं कि हमारी जो बॉडी है वो रिजिड बॉडी है तो हम लिखेंगे फॉर रिजिड बॉडी k इज इक्वल टू, सॉरी रिजिड बॉडी के लिए नहीं, इलास्टिक बॉडी के लिए, आई एम रियली सॉरी, ये हो जाएगा हमारा इलास्टिक बॉडी। फॉर इलास्टिक बॉडी k की वैल्यू 1 ले लेंगे तो यहां से क्या बन जाएगा हमारा m इज इक्वल टू f इक्वल्स टू m इंटू a। ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला है। अब यहां से ध्यान क्या क्या रखना है, पहली बात कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, आप बोलोगे वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या बनेगी, तो यूनिट एक फॉर्मूला बनेगा आपको यहां से किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम नाम देते हैं न्यूटन, इसको बोलते हैं न्यूटन, उसको डिनोट करते हैं कैपिटल N से। ध्यान रखें जितने भी साइंटिस्ट के नेम होते हैं ये सब कैपिटल लेटर से डिनोट किए जाते हैं, तो ये ध्यान आपको रखना है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है फोर्स के बारे में। थोड़े से और आगे चलते हैं और यहां से मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट क्या होगा। अब देखिए फोर्स के कुछ इफेक्ट होंगे, फोर्स का इफेक्ट क्या क्या मिलेगा। पहली चीज हम पढ़ते हैं फोर्स की लक्षण क्या क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस, क्या क्या मिलेगा इसमें, तो याद रखेंगे इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसके लक्षण कितने हैं, 4 हैं। पहला इसके पास एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा इसके पास डायरेक्शन होना चाहिए, और तीसरा होना चाहिए इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और फोर्थ हमारा है इसमें अगला हो जाएगा हमारा लाइन ऑफ एप्लीकेशन। ये 4 पॉइंट हमको ध्यान रखना है, ये इसके 4 फीचर्स हैं, ये चारों पॉइंट हमें ध्यान रखना है। अब दूसरी बात आती है कि इसका इफेक्ट क्या होगा, अगर किसी बॉडी पर बल कार्य कर रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है तो इसका क्या इफेक्ट आएगा, तो हम लिखते हैं इफेक्ट क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे जो इसका इफेक्ट है, इसका जो प्रभाव है वो मिल जाएगा आपका। पहली बात कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, तो वो मोशन में आ सकती है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में आ सकती है। दूसरा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो रेस्ट में आ सकती है। तीसरा, फोर्स लगा करके हम उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, तो दैट कैन बी चेंज द डायरेक्शन, चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन बदल सकता है। और क्या कर सकते हैं, हम शेप और साइज चेंज कर सकते हैं, वी कैन चेंज द शेप, कैन चेंज
देयर शेप एंड साइज, शेप एंड साइज एक्सेट्रा। ये रहे इसके इफेक्ट कि अगर कोई बॉडी पर फोर्स एक्ट कर रहा है तो बॉडी मोशन में होगी तो रेस्ट में आ सकती है, रेस्ट में है तो मोशन में आ सकती है, उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, और क्या कर सकते हैं, उसके शेप और साइज को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके साथ याद रखिएगा, अगर हम चाहें तो यहां से इसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज द वेलोसिटी, कैन चेंज देयर वेलोसिटी। अगर बॉडी धीरे धीरे चल रही होगी तो हम बल लगा के उसे क्या गति दे सकते हैं, अगर बॉडी गति अवस्था में होगी, मोशन में होगी, तो उसे हम रेस्ट में भी ला सकते हैं, थोड़ी धीमी कर सकते हैं, तो स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ये रहा हमारा इसके कैरेक्टरिस्टिक और ये हमारे हो गए इसके इफेक्ट। जस्ट आफ्टर हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये बात क्लियर होगी तो हम आगे चलते हैं और हम डिस्कस करेंगे इसके बाद इसके टाइप के बारे में। बच्चों, फोर्स के दो टाइप होते हैं। अगर हम बात करते हैं फोर्स के टाइप के, टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, और एक बात आपको ध्यान रखनी है, पूरी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जितनी भी मैकेनिक्स है इन सब में केवल एक बॉडी की डिस्कस करेंगे जिसके बारे में हम बता चुके हैं, जो कि हमारी रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी के अलावा किसी और तरह की बॉडी डिस्कस करेंगे ही नहीं। चाहे जितने भी एग्जाम्पल लेंगे, सब एग्जाम्पल लेंगे आप रिजिड बॉडी के। तो अगर हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं तो ये याद रखिएगा दो तरह के होते हैं। एक फोर्स हमारा होता है कांटेक्ट फोर्स, एक हो जाएगा हमारा कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा हो जाएगा हमारा नॉन कांटेक्ट, दूसरा हो जाएगा हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अब याद रखेंगे कांटेक्ट क्या होता है, जिसमें कोई भी एक्सटर्नल कॉज, एक्सटर्नल फोर्स बॉडी के कांटेक्ट में आकर के उसके शेप और साइज को चेंज कर सकता है, उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, उसमें कोई चेंज कर सकता, उसके शेप और साइज को बदल दे, या बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में ले आ दे। लेकिन यहां पर क्या होगा, बल बॉडी के कांटेक्ट में आता है, तो कांटेक्ट फोर्स में क्या होगा, फोर्स, क्या याद रखेंगे इसमें, फोर्सेस आर इन द कांटेक्ट विथ बॉडी लिख लेंगे, कांटेक्ट विथ बॉडी। और यहां पर क्या होगा, यहां पर फोर्स बॉडी कांटेक्ट में नहीं आते हैं, डू नॉट कांटेक्ट विथ बॉडी, ये ध्यान रखेंगे। अब ध्यान रखिएगा इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। अब आप जरा बताएंगे ऐसी कौन कौन सी बॉडी हैं जहां पर कांटेक्ट फोर्स काम करता है। पहला याद रखेंगे टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स। दूसरा याद रखेंगे कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स। तीसरा याद रखेंगे आप इसमें फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। फोर्थ याद रखेंगे नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स। ये जितने भी एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं ये सब के सब कांटेक्ट फोर्स में आते हैं। और अगर हम बात करते हैं नॉन कांटेक्ट में तो एक आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक, पहले हम बात कर लेते हैं यहां से ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा ध्यान रखेंगे आप, सेकंड आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ये जितने भी फोर्स हैं बच्चों ध्यान रखेंगे ये सब हमारे हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अब जरा मैं आपको डिस्कस करके थोड़ा सा बता देता हूं कि टेंसाइल क्या होता है, कंप्रेसिव क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इतनी सारी चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कांटेक्ट फोर्स में
कांटेक्ट फोर्स में हम बात करेंगे सबसे पहले कि यहां से टेंसाइल फोर्स क्या होता है। टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स क्या होता है, इसको बोलते हैं तनन बल। तनन बल, टेंसाइल फोर्स क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार का ऐसा बल है जो किसी भी सरफेस के, किसी सरफेस से आउटवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। जैसे ये रहा एक बॉडी और इस बॉडी पर हमने एक फोर्स लगाया और ये जो बल है, ये जो फोर्स है, वो हमेशा उसके सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो जब ये आउटवर्ड में लग रहा है तो क्या होगा, अगर मैं बोलूं यहां यह फोर्स लगा दिया, यहां यह फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा, जब हम इस पर टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी लेंथ में वृद्धि हो जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी और जो इसकी ब्रेथ है वो क्या होगी, घट जाएगी, या जो डायमीटर वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं। तो देखिए क्या क्या मिलेगा इसमें। जब हम इस पर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो जैसे हमने इस पर टेंसाइल फोर्स लगाया, क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका, देखिए लेंथ में वृद्धि होगी, लेंथ बढ़ जाएगी यहाँ से। अगर मैं मान लूँ इसकी लेंथ हमारी L है और इसकी चौड़ाई को मान लूँ मैं B है, ब्रेथ को मान लिया हमने B, तो देखिए लेंथ में वृद्धि हो जाएगी और इसकी जो ब्रेथ है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है। दूसरा ध्यान रखिएगा, दूसरा होता है आपका कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, इसको बोलते हैं संपीड़न बल। संपीड़न बल, ऐसा बल जो किसी बॉडी के सरफेस के इनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। कहाँ काम करेगा, किसी बॉडी के सरफेस के इनवर्ड डायरेक्शन में, अंदर की ओर कार्य करता है। इस प्रकार के बल को हम कहते हैं कंप्रेसिव फोर्स। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर लेंथ में कमी आ जाएगी। जब हम किसी बॉडी पर कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं, इसकी लेंथ में कमी आती है और इसकी ब्रेथ क्या होगी, बढ़ जाएगी, इसकी चौड़ाई जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पर क्या मैं लिख देता हूँ, ब्रेथ में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। तीसरा क्या है, तीसरा हमारा फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, तो यह ध्यान रखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स की बात करिए, एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स है। और डिफाइन करने की बात करें तो जब कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लिप करती है, स्लाइड करती है, तो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ऑन अनदर बॉडी, अ फोर्स इज एक्टिंग between the surface opposite to the direction of motion. This types of forces is known as friction forces. हमने क्या बताया आपको, सपोज ये रहा हमारे पास एक बॉडी, देखो ये रही एक बॉडी और ये देखो ये बॉडी इसके ऊपर रखी हुई है। ये रहा हमारे पास एक सरफेस और यहाँ पर क्या है, एक बॉडी रखी हुई है। अगर मैं इसको बोलूं कि ये बॉडी आगे जा रही है, सपोज हमने यह बल लगाया और इसको मैं खींच रहा हूं आगे की तरफ, क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों के बीच में काम करेगा। कहाँ काम करेगा, अपोजिट। कहाँ काम करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो जब इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो क्या होगा, देखो इस साइड में, इस अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है और यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, ये जो बल काम कर रहा है, इनको दोनों के बीच में, यही है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। तो ध्यान क्या रखेंगे कि जब कोई वस्तु, जब कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लिप करती या फिसलती है, इन दोनों संपर्क सतहों के मध्य एक बल कार्य करता है जो उसके गति का विरोध करता है और इसी बल को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। याद रखेंगे, इसको डिनोट करते हैं एफ से। और अगर मैं यहाँ देखूं कि ये रही एक हमारा रफ सरफेस, इस पर रख दी हमने एक बॉडी और यहाँ देखो एक्शन का, अगर न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई किया जाए तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर मैं मान लूँ इस बॉडी का वेट है W, तो इसका रिएक्शन क्या मिलेगा, R मिलेगा, R मिलेगा। इसको मैं R न लिख के N लिख देता हूं, ये N इज ए नॉर्मल रिएक्शन। तो आप देख पा रहे होंगे यहां से क्या बन जाएगा, W इक्वल्स टू में N, W इक्वल्स टू में N। और यहां से आप देख पाएंगे तो जब हमने यहां बल लगाया होगा तो इसको कौन बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। यहां से एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, F इक्वल टू में म्यू इंटू N। ये आप जानते होंगे म्यू फॉर्मूला। म्यू क्या है,
म्यू हमारा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एफ क्या है? फ्रिक्शन फोर्स, एफ है फ्रिक्शन फोर्स। और एन क्या है? एन इज द नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कहां काम कर रहा है? सरफेस के परपेंडिकुलर। चलिए, तो ये ध्यान रखेंगे आप। ये रहा हमारा फ्रिक्शन फोर्स। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं इसके जस्ट बाद। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड पार्ट नॉन कांटेक्ट फोर्स में। नॉन कांटेक्ट फोर्स में हम डिस्कस करेंगे, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए, एक ऐसा बल जिसके कारण अर्थ क्या कर रही है? सारी बॉडी को, इस एनवायरनमेंट में जितनी बॉडी हैं, इन सब को अपने सेंटर की तरफ खींचने की ट्राई कर रही है। तो जिस बल से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की ट्राई करती है या खींच रही है, उस बल को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहां से एक लॉ आप जानते होंगे, इनको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या कहता है? तो याद रखिएगा, ये कहता है कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक दो बॉडी है, सपोज इसका मास मैं मान लूं m1 है और ये मास है m2। इनके बीच की डिस्टेंस को अगर मान लूं कैपिटल R है, तो इनके बीच में क्या होगा? आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लगेगा, ठीक है ना। अब यहां बात करते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो हम यहां ये बोल सकते हैं कि इनके बीच में, इन दोनों बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स F काम कर रहा है, ये इन दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से क्या लिखूंगा मैं? F प्रोपोर्शनल टू m1 m2, और दूसरा में लिखूंगा मैं F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? यहां से F प्रोपोर्शनल टू ये मिल जाएगा आपको F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहां से कांस्टेंट आएगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये ध्यान रखेंगे। G क्या है यहां पर? G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी ध्यान रखनी पड़ती है आपको। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ये बनता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, ये कैपिटल G का मान है, ठीक है। तो आपको फाइनली क्या ध्यान रखना है? इसमें कांटेक्ट फोर्स ज्यादा पूछे जाते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स आपसे नहीं पूछा जाएगा। इतनी बात आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए, ये बात मैं होप करता हूं कि समझ में आई होगी। थोड़ा और आगे चलते हैं और अब हम आपको बताते हैं कि फोर्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अगर हम बात करते हैं फोर्स सिस्टम की, अच्छा, फोर्स सिस्टम के पहले मैं एक टर्म और बता दूं जो कि इंपॉर्टेंट है, फिर हम आगे चलते हैं। तो फोर्स सिस्टम में हम आपको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक टर्म आता है लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। इसको बोलते हैं हिंदी में बलों की स्थानांतरण, बलों की शीलता का सिद्धांत, ये ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए, ये लॉ क्या कहता है?
पहली बात ध्यान रखिएगा, इस लॉ को अप्लाई करने के पहले बॉडी का रिजिड होना जरूरी है। ये केवल रिजिड बॉडी के लिए ही काम करेगा। तो ये क्या कहता है, सपोज दैट हमारे पास एक बॉडी है, ये बॉडी हमने ली और इस पर हमने एक बल लगा दिया। कितना बल लगाया, मान लिया हमने अप्लाई किया F1 फोर्स। ये बॉडी कहती है, ये लॉ कहता है, देखिए ये क्या कहता है कि सपोज एक रिजिड बॉडी है और हमने इस पर एक फोर्स लगाया F1। अब ये बॉडी क्या करती है कि बिना खुद डिफॉर्म हुए, ये बॉडी अपने आप को डिफॉर्म बिना किए, ये खुद डिफॉर्म नहीं होगी और बिना डिफॉर्म किए इस बल को इसके सेम लाइन ऑफ एक्शन के दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट कर देती है। ये लॉ कहता है कि अगर किसी रिजिड बॉडी पर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है तो वह बॉडी बिना डिफॉर्म हुए उस फोर्स को उसके सेम लाइन ऑफ एक्शन के दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट कर देती है। और इसी का फायदा हम लोग आगे उठाते हैं। इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, आगे देखने को मिलेगा आपको। कहीं पर हम क्या करते हैं कि कहीं मान लो ये बॉडी बनी हुई है और यहाँ बल लगा हुआ है, मान लो F1, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ ऐसे दिखा देते हैं। इसको हम कुछ ऐसे दिखा देते हैं, यहाँ पर सेम लाइन ऑफ एक्शन बनाया हमने और यहाँ मैं दिखा दूँ, यही फोर्स मैं यहाँ हटा दिखा दूँ और मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। तो देखिए बात वही पड़ेगी, ये गलत बिल्कुल नहीं है। ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स का ही कंसेप्ट है कि लाइन सेम होनी चाहिए। इस फोर्स को हम एक पॉइंट से किसी और पॉइंट पर शिफ्ट कर सकते हैं, बशर्ते ध्यान रखना है कि बॉडी डिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान रखेंगे इस बार, ध्यान क्या रखना है आपको यहाँ से कि अगर कोई बॉडी मैं लिख देने के बाद डेफिनेशन आपको ध्यान रखेंगे इसको। यदि किसी बॉडी पर इफ a forces are acting on rigid body, the body can shift these forces in the same line of action, without any deformation, ये ध्यान रखना है कि अगर किसी बॉडी पर कोई भी फोर्स एक्ट कर रहा है तो वह बॉडी बिना डिफॉर्म किए उसके सेम लाइन ऑफ एक्शन के दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट कर देती है। और यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, सपोज ये रहा हमारे पास एक L सेक्शन, और यहाँ पर मान लो एक यहाँ फोर्स काम कर रहा है। सपोज हमने यहाँ लगा दिया 50 न्यूटन का फोर्स। अब हमें क्या करना है, इसे शिफ्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, कैसे शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ से अब देखें अगर, तो देखो लाइन ऑफ एक्शन सेम बनाएंगे और इसको जहाँ चाहे वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम चाहे तो यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं 50 न्यूटन को, यहाँ लिख सकते हैं 50 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है। यहाँ लिख सकता हूँ मैं 50 न्यूटन, लाइन ऑफ एक्शन सेम है। तो ये ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान आपको रखना होगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोर्स सिस्टम क्या होता है, इसको बोलते हैं बल निकाय। इसको ध्यान रखेंगे, बल निकाय क्या होता है एवरीबॉडी। तो याद रखिएगा कि जब कहीं पर भी एक से ज्यादा फोर्स ग्रुप में काम करते हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग बल निकाय। कहीं पर भी किसी बॉडी पर, किसी रिजिड बॉडी पर अगर एक से ज्यादा फोर्स एक साथ एक्ट कर रहे हैं, लग रहे हैं, तो इनके सिस्टम को बोलते हैं हम लोग फोर्स सिस्टम, इनके निकाय को बोलते हैं बल निकाय। लेकिन याद रखिए सिंगल फोर्स कभी ग्रुप नहीं बना सकता, एक से ज्यादा फोर्स अगर काम कर रहा है तभी वो निकाय बनाएगा, तभी वो ग्रुप बनाएगा, तभी वो सिस्टम बन पाएगा।
ठीक है, तो याद रखेंगे आपके जो फोर्स सिस्टम होते हैं क्या बोलेंगे, when more than one forces are acting on rigid body this is known as फोर्स सिस्टम, ये ध्यान रखेंगे। अब बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो फोर्स सिस्टम हमारे हैं ये जनरली इसको अगर कैटेगराइज करें तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन से होंगे, तो याद रखेंगे एक होता है हमारा यहां से, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला मिलेगा, पहला आपका है कोप्लेनर फोर्सेस और दूसरा होता है नॉन कोप्लेनर। दूसरा मिलेगा नॉन कोप्लेनर। अगर हम बात करते हैं कोप्लेनर को डिवाइड करें तो अगेन ये दो तीन पार्ट में डिवाइड होगा। एक होता है आपका इसमें कोलीनियर फोर्स सिस्टम। दूसरा मिलेगा आपको कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम और तीसरा मिलेगा आपको पैरेलल फोर्स सिस्टम। सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो यही अगेन इसमें टाइप हो जाएगा आपका, फर्स्ट हमारा इसमें हो जाएगा कोलीनियर फोर्स सिस्टम। दूसरा मिल जाएगा आपको कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम और तीसरा हो जाएगा हमारा पैरेलल फोर्स सिस्टम। अब बच्चों ध्यान ये रखना है आपको कि पैरेलल फोर्स सिस्टम को अगेन हम फर्दर डिवाइड करते हैं, इसको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में। तो मैं इसको यहीं लिख दे रहा हूं, ध्यान रखेंगे। एक होता है इसमें लाइक फोर्सेस, एक हो जाएगा आपका लाइक फोर्स सिस्टम, तो दूसरा हो जाएगा आपका अनलाइक। ये दो ध्यान रखेंगे। सिमिलरली अगर यहां बात करेंगे तो यहां भी आपके दो पार्ट मिलेंगे, एक मिलेगा आपको लाइक और दूसरा मिलेगा अनलाइक। ये आपको ये पूरा डायग्राम ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक मैं आपको बता दूं और आज के लिए जो यहीं तक जो है क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो लास्ट कंडीशन क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, तो ध्यान रखिएगा। कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं साम्यावस्था की शर्तें। साम्यावस्था की शर्तें, इसको ध्यान रखेंगे, साम्यावस्था की शर्तें। तो चार कंडीशन आपको ध्यान रखने हैं, याद बिल्कुल रटना बिल्कुल नहीं है, बस देखते जाइए, समझ में आ जाएगी बात। इसको हमने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया और यहीं पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस आप ध्यान रखिएगा, यहां से ये है, हम पहले मान लेते हैं कि जो हमारे पास फोर्स है वो कैसे हैं, कोप्लेनर हैं। फोर्स कैसे है, कोप्लेनर है, इसको बोलते हैं समतलीय बल हैं, समतलीय। तो जब कभी भी कोप्लेनर आ जाए बच्चों तो ध्यान रखेंगे, इसमें दो कंडीशन याद रखेंगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 और दूसरा सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, दो चीजें। लेकिन साथ में अगर आ जाए कोप्लेनर प्लस कॉनकरेंट, दोनों आ जाए तो यहां ध्यान रखेंगे सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0
सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड मोमेंट डज नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं आएगा। अगर कॉनकरेंट है तो नहीं आएगा। तीसरा केस मिलेगा आपको नॉन कोप्लेनर, तो यहां पर ध्यान रखेंगे एक मिल जाएगा सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ जेड इज इक्वल टू 0, ये 3 केस मिलेंगे। और इसकी बात करते हैं, अगला हमारा है नॉन कोप्लेनर, नॉन कॉनकरेंट। तो इसमें क्या मिल जाएगा आपको, इसमें मिल जाएगा आपको सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा सिग्मा एफ जेड इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ जेड इज इक्वल टू 0 और लास्ट में मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट विल बी 0। ये 4 केस आपको ध्यान रखने हैं। तो ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि अगर फोर्स हमारा नॉन कॉनकरेंट दिया हुआ है, अगर कहीं नॉन कॉनकरेंट लिख के आया हुआ है, फोर्स हमारे नॉन कॉनकरेंट हैं, तभी मोमेंट 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तभी मोमेंट 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये बात को ध्यान रखनी है। तो देखिए यहाँ तक आज आपको पढ़नी है, रिवीजन करना है। कोई चीज़ नहीं आती तो पूछिएगा हमसे, मैं बताएंगे अगेन। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कोई बात अगर समझ में नहीं आई है तो अगेन आप कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा। तो आज के लिए क्लास को मैं यहीं स्थगित करता हूं, फिर मिलता हूं कल की क्लास में और उसके आगे से कंटिन्यू करूंगा बच्चों, ठीक है ना। ये चैप्टर नंबर 1 का आपका पूरा समरी रहा है। चैप्टर 1 पूरा खत्म कर दिया हमने, आपको इसे जा करके रिवीजन करना है। चलिए फिर मिलते हैं कल, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।